आलीशान बंगले का वारिस जब अपनी पुरानी नौकरानी की फटी पुरानी झोपड़ी में पहुंचा, तो वहां की दीवार पर लगी एक पुरानी तस्वीर ने उसकी पूरी दुनिया ही हिलाकर रख दी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो शायद आपके दिल के किसी कोने को झकझोर देगी। यह कहानी है धन दौलत के अहंकार और उस ममता की जिसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। शहर के सबसे पॉश इलाके में स्थित आदित्य विला अपनी भव्यता के लिए जाना जाता था। उस महल जैसे घर के मालिक थे विक्रमादित्य सिंह, जिनका कारोबार पूरे देश में फैला हुआ था। लेकिन आज उस घर में मातम छाया था। विक्रमादित्य जी का देहांत हो चुका था और उनके इकलौते वारिस अंशुमान सिंह विदेश से लौट आए थे। अंशुमान दिखने में जितने प्रभावशाली थे, स्वभाव में उतने ही रूखे और घमंडी। उनके लिए रिश्तों से बढ़कर रसूख और पैसों की अहमियत थी। पिता के अंतिम संस्कार के कुछ दिनों बाद जब अंशुमान अपने पिता के निजी कक्ष की साफ सफाई कर रहे थे, तो उन्हें एक पुराना मटमैला सा लिफाफा मिला। उस पर किसी का पता लिखा था और अंदर एक धुंधली सी तस्वीर थी। तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची एक नन्हे बालक को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। अंशुमान को ताज्जुब हुआ कि उनके पिता ने इस पुरानी तस्वीर को इतने जतन से अपनी तिजोरी में क्यों रखा था। लिफाफे के पीछे लिखा था, पार्वती का घर, सुल्तानपुर बस्ती। अंशुमान को याद आया, पार्वती वही बूढ़ी औरत थी जो पिछले 30 वर्षों से उनके घर में बर्तन मांजने और सफाई का काम करती थी। वह बहुत कम बोलती थी और हमेशा अपनी नजरें झुकाकर रखती थी। अंशुमान को लगा कि शायद इस बुढ़िया ने उसके पिता को ब्लैकमेल किया होगा या फिर कोई पुराना राज होगा जिसे सुलझाना जरूरी है। अपने अहंकार में चूर अंशुमान ने तय किया कि वह आज ही उस झोपड़ी में जाएगा और इस सच्चाई का पता लगाएगा। अपनी चमचमाती हुई महंगी गाड़ी लेकर जब अंशुमान सुल्तानपुर की तंग गलियों में पहुंचा, तो वहां की गंदगी और बदबू ने उसका दम घोंट दिया। कीचड़ भरी सड़कों से बचते बचाते वह अंततः उस पते पर पहुंचा जहां एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। बाहर एक नीम का पेड़ था जिसके नीचे पार्वती बैठी कुछ अनाज साफ कर रही थी। जैसे ही पार्वती की नजर अंशुमान पर पड़ी, उसके हाथ से थाली छूट गई। उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ देखी जा सकती थी। वह लड़खड़ाते हुए खड़ी हुई और बोली, अंशुमान बेटा, आप यहां इस नर्क में आप कैसे आ गए? अंशुमान ने घृणा से अपनी नाक सिकोड़ी और कड़क आवाज में कहा, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है पार्वती। मुझे यह लिफाफा और तुम्हारी यह पुरानी तस्वीर मेरे पिता की तिजोरी से मिली है। सच सच बताओ, तुम्हारा मेरे पिता से क्या रिश्ता था और उन्होंने तुम्हें इतने सालों तक अपने घर में क्यों टिकाए रखा? पार्वती की आंखों में आंसू छलक आए। उसने कांपते हाथों से अपनी फटी हुई साड़ी का पल्लू सीधा किया और धीमी आवाज में कहा, बेटा, अंदर आ जाइए, बाहर बहुत धूप है, मैं आपको सब सच बता दूंगी। अंशुमान अनिच्छा से उस छोटी सी झोपड़ी के अंदर गया। अंदर की दीवारें मिट्टी की थीं, लेकिन लिपि पुती और साफ थीं। जैसे ही उसकी नजर सामने वाली दीवार पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वहां एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी जिसमें माला चढ़ी हुई थी। वह तस्वीर किसी और की नहीं बल्कि अंशुमान की स्वर्गीय मां की थी और उसके ठीक बगल में वही तस्वीर थी जो उसे तिजोरी में मिली थी। अंशुमान चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां की तस्वीर यहां लगाने की? तुम एक मामूली नौकरानी हो, अपनी औकात मत भूलो। पार्वती चुपचाप एक कोने में पड़ी पुरानी संदूक के पास गई और उसे खोलकर एक पीली पड़ चुकी फाइल निकाली। उसने वह फाइल अंशुमान के हाथों में थमा दी और बोली, औकात तो इंसान की वक्त तय करता है बेटा। आपके पिताजी ने मुझे कसम दी थी कि जब तक वो जिंदा हैं मैं आपको कुछ न बताऊं, लेकिन आज जब वो नहीं रहे तो यह बोझ लेकर मैं और नहीं जी सकती। अंशुमान ने कांपते हाथों से वह फाइल खोली। वह मेडिकल रिपोर्ट थी, 25 साल पुरानी रिपोर्ट। उसे पढ़ते ही अंशुमान का सिर चकराने लगा। रिपोर्ट के अनुसार जब अंशुमान मात्र 5 साल का था, उसे एक दुर्लभ बीमारी हुई थी जिसके कारण उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर 24 घंटे के भीतर कोई डोनर नहीं मिला तो बच्चे को बचाना नामुमकिन होगा। विक्रमादित्य जी ने धन दौलत सब लगा दी, लेकिन कोई मैच नहीं मिला। उस वक्त पार्वती की एक छोटी बेटी थी जिसका नाम मुस्कान था। मुस्कान और अंशुमान का ब्लड ग्रुप एक ही था। रिपोर्ट में आगे जो लिखा था उसे पढ़कर अंशुमान की रूह कांप गई।
उस वक्त अस्पताल में एक साथ दो हादसे हुए थे। पार्वती की बेटी मुस्कान का एक्सीडेंट हुआ था और वह ब्रेन डेड घोषित कर दी गई थी। पार्वती ने रोते हुए कहा, बेटा, मेरी मुस्कान तो चली गई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अगर मैं चाहूं तो उसके अंग किसी और को जीवन दे सकते हैं। आपके पिताजी मेरे सामने गिड़गिड़ाए थे। उन्होंने कहा था कि पार्वती, मेरा कुल दीपक बुझ रहा है, मुझे बचा लो। मैंने अपनी मरती हुई बेटी का कलेजा निकालकर आपको दे दिया था। अंशुमान बेटा। अंशुमान अवाक रह गया। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। पार्वती आगे बोली, आपके पिताजी मुझे बहुत पैसा देना चाहते थे, लेकिन क्या कोई माँ अपनी संतान के अंगों का सौदा कर सकती है? मैंने उनसे बस एक ही विनती की थी कि मुझे अपने घर में काम दे दें, ताकि मैं रोज अपनी बेटी के उस अंश को अपनी आंखों के सामने बढ़ता देख सकूं जो आपके भीतर धड़क रहा है। उन्होंने मुझे वचन दिया था कि वो कभी आपको यह सच नहीं बताएंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि आप एक नौकरानी के एहसान के नीचे दबकर जिएं। कर अंशुमान की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। जिस औरत को वह अब तक तुच्छ समझता था, जिसे वह अपनी चप्पल की धूल समझता था, उसी ने उसे जीवन दान दिया था। उसके शरीर के भीतर जो जान थी, वह उसी गरीब नौकरानी की ममता का दान था। अंशुमान ने रुंधे गले से पूछा, तो उस तस्वीर में वह छोटी बच्ची कौन थी? पार्वती ने दीवार की ओर इशारा करते हुए कहा, वही मेरी मुस्कान थी, और उसकी गोद में आप थे बेटा। जब आप छोटे थे तो आप जिद करके मेरे घर आया करते थे। यह तस्वीर तभी की है। आपकी माँ और मैं सहेलियों जैसी थीं, लेकिन समाज की ऊंच नीच ने हमें मालिक और नौकरानी बना दिया। अंशुमान को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसे याद आया कि कैसे उसने कितनी बार पार्वती को झिड़का था, कैसे उसे बासी खाना खाने को दिया जाता था, और कैसे उसने कभी उसकी तकलीफों की परवाह नहीं की। वह पार्वती के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपनी दौलत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मुझे इंसानियत नजर नहीं आई। आप नौकरानी नहीं, आप तो मेरी दूसरी माँ हैं। पार्वती ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। उसकी ममता की शीतल छांव ने अंशुमान के वर्षों पुराने अहंकार को पल भर में पिघला दिया। बेटा, माँ कभी अपने बच्चों से नाराज नहीं होती। मुझे खुशी है कि जाने से पहले मैंने आपको सच बता दिया। अंशुमान ने उसी क्षण एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, माँ, अब आप इस झोपड़ी में नहीं रहेंगी। आप आदित्य विला की मालकिन बनकर चलेंगी। जो सम्मान मेरे पिता आपको जीते जी नहीं दे सके, वह मैं आपको दूंगा। लेकिन पार्वती ने मुस्कुराते हुए मना कर दिया। उसने कहा, नहीं बेटा, मेरा महल तो यही झोपड़ी है जहां मेरी मुस्कान की यादें बसी हैं। अगर आप सच में मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस बस्ती के बच्चों के लिए एक स्कूल और अस्पताल बनवा दीजिए, ताकि किसी और माँ को अपनी संतान अंगों की कमी की वजह से न खोनी पड़े। अंशुमान ने पार्वती की बात को शिरोधार्य किया। उसने अगले ही महीने से बस्ती का कायाकल्प शुरू कर दिया। उसने मुस्कान मेमोरियल ट्रस्ट की स्थापना की, जो गरीब बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य का पूरा खर्च उठाता था। अंशुमान अब बदल चुका था। उसका अहंकार खत्म हो गया था और उसकी जगह अब दया और करुणा ने ले ली थी। वह हर रविवार पार्वती के पास आता, उसके हाथ की बनी सूखी रोटियां खाता और घंटों उसके पास बैठकर अपनी मां की बातें सुनता। शहर के लोग हैरान थे कि इतना बड़ा उद्योगपति एक गरीब बस्ती में घंटों क्या करता है। लेकिन अंशुमान जानता था कि असली सुकून महलों के मखमली बिस्तरों में नहीं, बल्कि उस मां के चरणों में है जिसने अपना सब कुछ खोकर भी उसे जीवन दिया था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि इंसान अपने कपड़ों या बैंक बैलेंस से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने त्याग और चरित्र से बड़ा होता है। कभी भी किसी को छोटा समझने की भूल न करें, क्योंकि पता नहीं किसकी दुआ या किसका त्याग आपकी जिंदगी की सांसें बनकर चल रहा हो। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। वर्मा स्टोरीज पर ऐसी ही और दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं विवेक वर्मा जल्द ही लौटूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।